अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, इसको इस कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस भी जो है वो कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमें आउटर इन्वायरमेंट से जो है अवेयर रखता है। हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है ब्रेन की तरफ। ठीक है, उसके बाद ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेकर, ठीक है, फिर उसको क्या करवाता है, उन्हीं इफेक्टर सेल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है ताकि जो है वो इफेक्टर हम वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अब ये जो है वो किन किन सेल्स के थ्रू, जैसे कि हमारी जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, उनका कोई ना कोई फंक्शनल यूनिट ज़रूर होता है, और वो फंक्शनल यूनिट क्या करते हैं, वो फंक्शनल यूनिट उस सिस्टम का जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, जिसे कहते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को जो है वो नर्व सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नर्व सेल्स हैं वो किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं, जो कि हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब जैसे हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो क्या है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल का क्या मतलब होता है कि उनका जो है वो एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, अगर वो चार्ज जो है वो चेंज हो तो उस चार्ज की वजह से क्या होता है, उस चार्ज की वजह से जो है वो क्या करते हैं, वो सिस्टम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारा प्रीवियस लेक्चर था एक्शन पोटेंशियल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा जो सेल होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, ठीक है, जो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी आउटर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो उसका जो मिडल का पोर्शन होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह न्यूरॉन का भी वही, न्यूरॉन का जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस ये थोड़े से क्या होते हैं, इनकी शेप जो होती है वो एक फाइबर लाइक मींस थ्रेड लाइक जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल किस तरह से कि क्योंकि इनकी क्या होती है, इनके ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है इनके इनसाइड। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो डिफरेंट आयन्स की वजह से होता है। लेकिन जैसे कि हमने एक्शन पोटेंशियल में डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन है उनका इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है, और आउटसाइड जो है वो न्यूरॉन का वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी फर्दर जो है वो हम डिटेल में फिर साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। ये जस्ट थोड़ा सा इसलिए कि आपको रिव्यू हो जाए कि न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा था, और जो है वो न्यूरॉन्स को हम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इन आयन्स का जो है वो चेंज हुआ, वैसे तो क्या होता है न्यूरॉन्स जो है वो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे, लेकिन अगर किसी इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करना है तो ब्रेन तक ट्रांसमिट करने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि जो न्यूरॉन्स के इनसाइड जो आयन्स प्रेजेंट हैं, जैसे हमने अपने लेक्चर में लास्ट जो एक्शन पोटेंशियल का लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि इनसाइड जो है वो नेगेटिव होता है, मींस इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी होती है। तो आयन जिसे सोडियम आयन कहते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, वो जब इनसाइड ट्रांसफ़र होता है, इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर क्या करता है कि उस न्यूरॉन से मैसेज फर्दर उसका जो एंड पोर्शन है न्यूरॉन का, जिसे कहते हैं टर्मिनल्स, या जो उनकी टर्मिनल्स पर जो नोब्स प्रेजेंट होती हैं, वो फिर केमिकल जिसे एसिटिल कोलिन कहते हैं वो रिलीज करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जो न्यूरोनल कम्युनिकेशन होती है, न्यूरोनल कम्युनिकेशन को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो कम्युनिकेशन है उससे कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, एंड सेकंड जो कम्युनिकेशन है उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम जो है वो थोड़ा सा ग्रेडेड पोटेंशियल की बात करते हैं कि ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होती है। ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि
फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन है, वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को जो है वो कन्वे कर रहा है पूरा अपनी कौन सा जो न्यूरॉन का पार्ट है जो मैसेज को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट को मैसेज कहाँ की तरफ किसकी तरफ से जो है वो मिलता है, लाइक डेंड्राइट को जो है वो कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, वो स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, अगर हम प्रेशर पुट कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, या फिर जो है वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको क्या करते हैं डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करते हैं। तो डेंड्राइट्स उस मैसेज को रिसीव करके क्या करती हैं, अपने जो है वो सेल बॉडी से ट्रांसमिट करके और उसके बाद क्या करती हैं, उसको जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं, जो एक पोर्शन होता है जहाँ से जो है वो एक्सॉन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, या जो न्यूरोनल सेल बॉडी है उसके बाद का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसे कहते हैं ट्रिगर जोन, वहाँ तक इंफॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र होती है ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू। ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल, जैसे कि आपको अगर याद हो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू क्या होता है कि पूरा जो पूरा एक्सॉन से जो है वो मैसेज कन्वे होकर फिर सेकंड जो न्यूरॉन है उस तक में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेडेड पोटेंशियल है, ग्रेडेड पोटेंशियल इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड एक्शन पोटेंशियल यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन दोनों जो पोटेंशियल्स हैं जिन्हें हम या ग्रेडेड पोटेंशियल कह रहे हैं या एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है, ये किस पर डिपेंडेंट होती हैं। वही अगर हम दोबारा बात करें जो हम अपने लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है या जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, लाइक जैसे अभी हमने बात की कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो भी एक्साइटेबल होते हैं। तो फिर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है वो कैसा इन्वायरमेंट होता है और उनके आउटसाइड जो है वो कैसा इन्वायरमेंट होता है, उसके थ्रू ही क्या होता है कि ये जो दोनों पोटेंशियल्स हैं यहाँ जो दोनों ये प्रोसेसेस हैं जिन्हें कह रहे हैं ग्रेडेड पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल, जो दोनों कम्युनिकेशन की टाइप है वो जो है वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब जितने जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन क्या होती है, उनकी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में जो है वो किस तरह से कि कुछ आयंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं और कुछ आयंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा उसका एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ जो है वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर न्यूरॉन जो है वो किसी मैसेज को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट नहीं कर रहा या एक न्यूरॉन से जो है वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या होते हैं, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, और कोई भी आयन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता या इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रांसमिट नहीं होता कि वो क्या कर सके, मैसेज को जो है वो फर्दर कन्वे कर सके, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दोबारा हम अगर उसको न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करके हम उसको जो है वो स्टडी करें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, ठीक है। हम उसकी कुछ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो है वो कुछ चैनल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो चैनल्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैनल्स हैं, जिन्हें कहा जाता है लीकेज चैनल्स या जिन्हें नॉन गेटेड चैनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी गेट्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके ऑपोजिट कुछ चैनल्स ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जिन पर जो है वो गेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गेटेड चैनल्स। और ये वाले चैनल्स कौन से होते हैं, लीकेज चैनल्स, इनको जो है वो नॉन गेटेड चैनल्स कहा जाता है। और क्योंकि ये नॉन गेटेड चैनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑलवेज जो है वो ओपन होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नर्व सेल्स हैं उनके पास जो है वो हायर क्वांटिटी में पोटाशियम लीकेज चैनल्स प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम लीकेज चैनल्स। मींस उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ज़्यादा जो है वो पोटाशियम लीकेज चैनल्स प्रेजेंट होंगे और सोडियम जो है वो उनकी कंसनट्रेशन पोटाशियम लीकेज चैनल से जो है वो कम होगी,
ठीक है। अगर क्योंकि पोटाशियम लीकेज चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो इट्स मीन कि अगर पोटाशियम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस होना है तो क्या होगा, कौन सा आयन जो है वो हायर क्वांटिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वो होंगे पोटाशियम आयन चैनल्स। ठीक है। इस वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, जब न्यूरॉन कोई भी जो है वो इम्पल्स को जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूरॉन की एक स्पेसिफिक जो है वो वोल्टेज होती है, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस किया था। उसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, वो होती है -70 मिली वोल्ट, क्योंकि पोटाशियम जो है वो पॉजिटिव आयन है। ठीक है। और पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के, जो न्यूरॉन सेल के अंदर जो साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर पोटाशियम जो है वो, पोटाशियम की लीकेज चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट है और पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इट्स मीन कि जो न्यूरॉन का इनसाइड है वो क्या होगा, वो मोर नेगेटिव होगा। और वो कितना नेगेटिव होता है, वो होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कौन से चैनल्स का जो है वो इम्पॉर्टेंट काम होता है, लीकेज चैनल्स का जो है वो मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए लीकेज चैनल्स भी जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। इसके अलावा सेकंड जो है वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स को, लिगेंड जो है वो वर्ड जो है वो केमिकल्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। लाइक अगर कोई भी केमिकल न्यूरॉन, जो सेकंड न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पर जो है वो एक केमिकल के थ्रू अगर मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर क्या होते हैं, ये चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं और फिर क्या करते हैं, उन आयन्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों टाइप्स के जो है वो लिगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम जो है वो लिगेंड गेटेड चैनल्स भी जो है वो प्रेजेंट होंगे, एंड पोटाशियम लिगेंड चैनल्स भी जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो फिर अगर कोई भी लिगेंड जो है वो, कोई भी केमिकल आकर न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, फिर अगर वो जो है वो एक्साइटेटरी हुआ, मींस उसने न्यूरॉन को क्या किया, एक्साइट किया कि वो मैसेज को जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र करे और ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करे, तो फिर जो है वो एक्साइटेबल होगा। अगर वो कुछ जो लिगेंड्स यानी केमिकल्स होते हैं वो इनहिबिटरी भी होते हैं, कि अगर कोई न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है या मैसेज को जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको इनहिबिट भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो न्यूरोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो किसके थ्रू होते हैं, थोड़ा सा भी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो वोल्टेज चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने जो फर्दर हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू क्या होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी जो पोटेंशियल है या जो वोल्टेज है उसमें चेंज आ जाता है जब फर्दर जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं कि वो वोल्टेज के थ्रू, अगर इनसाइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो, पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चैनल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है। मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स कुछ खास किस्म के स्टिमुलस, लाइक जो वाइब्रेशन है या प्रेशर का स्टिमुलस है, उसके थ्रू जो है वो ये चैनल्स ओपन होते हैं। अब जो है वो नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के इवेंट्स के बारे में जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इवेंट है, ठीक है, फर्स्ट इवेंट जो जब न्यूरोनल सेल जो है वो कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो न्यूरॉन किस कंडीशन में होता है, ठीक है, सिंपली हम क्या कहते हैं, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको RMP से भी जो है वो शो करते हैं। ये जो है वो नॉन कंडक्शन और इन द रेस्टिंग स्टेट जो है वो न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, या जो है वो नॉन कंडक्शन सिस्टम में जो है वो होता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। और न्यूरॉन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, न्यूरॉन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -70 मिली वोल्ट्स। और जब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में होता है, तो क्या होता है, जो नेगेटिव आयन्स होते हैं
वो सेल के अंदर जो है वो हायर क्वांटिटी में नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सेल के आउटसाइड की तरफ जो है वो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये सेल जो है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होता है। पोलराइज्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड्स पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो न्यूरॉन के इनसाइड और आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज है वो उस चेंज की वजह से क्या कहते हैं कि ये सेल जो है वो पोलराइज्ड कंडीशन में। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये सारे इवेंट्स इस तरह, जब न्यूरॉन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर रहा तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि सेल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो पोटेंशियल में है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे कि हमने बात की कि इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव होता है, आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होता है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि दोनों साइड पर जो आयंस की कंसंट्रेशन है और आयंस का जो है वो डिफरेंस है, इस वजह से इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हायर क्वांटिटी में जो है वो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा जो है वो क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। और जो साइटोसोल है, जो न्यूरॉन का इनसाइड है, वहाँ पर जो है वो पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स पर भी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दोनों एरियाज पर क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, उनमें जो है वो डिफरेंस होता है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि लीकेज चैनल्स क्या करते हैं, लीकेज, क्योंकि पोटाशियम लीकेज चैनल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है पोटाशियम आयंस के लिए जो वो हायर होती है। ठीक है, क्योंकि अब देखें, क्योंकि सोडियम आउटसाइड की तरफ है, सोडियम इनसाइड ट्रांसफर होगा, और पोटाशियम जो है वो इनसाइड से जो है वो आउटसाइड की तरफ अगर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पोटाशियम लीकेज चैनल ज़्यादा है और सोडियम लीकेज चैनल्स जो है वो कम है। तो पोटाशियम क्या होती है, पोटाशियम जो है वो हायर क्वांटिटी में बाहर की तरफ ट्रांसफर होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होती है। अदरवाइज अगर सोडियम आयन चैनल ज़्यादा होते तो फिर क्या होता कि जो आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड की तरफ सोडियम जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है ना, तो आउटसाइड से जो है वो इनसाइड की तरफ आते तो वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन ना रहती। ठीक है, और दूसरा जो एक पंप प्रेजेंट होता है, ये भी जो है वो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन के पंप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, अब सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो तब कब काम करता है, ठीक है, ये तब काम करता है कि जब सोडियम जो है वो इनसाइड ट्रांसफर हो जाता है सेल में, जो नेक्स्ट इवेंट है जिसको हमने एक्शन पोटेंशियल में भी डिस्कस किया था, जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्योंकि डीपोलराइजेशन करने के लिए अगर न्यूरॉन को मैसेज जो है वो फर्दर कन्वे करना है तो इनसाइड क्या होना चाहिए, इनसाइड पॉजिटिव होना चाहिए। और इनसाइड पॉजिटिव किसके थ्रू होता है, क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो इनसाइड ट्रांसफर होते हैं। तो अब क्या करना है कि अब एवरी टाइम जो है वो न्यूरॉन जो है वो मैसेज तो कन्वे नहीं करता रहेगा, तो इस वजह से फिर क्या करना होता है कि जो सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस को जो है वो रिमूव करना होता है। तो सोडियम आयन को रिमूव करने के लिए ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पंप प्रोटीन, जिन्हें कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो सोडियम जो है वो क्या करता है, सोडियम जैसे ही इनसाइड जो है वो लीक होकर ट्रांसफर होता है, तो सोडियम को जो सोडियम पोटाशियम पंप है उसको क्या कर देता है, उसको जो है वो बाहर की तरफ रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके ये जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होती है, ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन इसके भी जो है वो कुछ इवेंट्स होंगे कि ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट किस तरह से होती है। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो होती है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इसको स्लाइटली क्या करना है, इसको स्लाइटली जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो फिर इसको चेंज करने के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर स्टिमुलस ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी केमिकल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये -70 मिलीवोल्ट से ये कितना हो जाता है, कोई भी आयन अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम थोड़ा सा जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू, जो डेंड्राइट्स हैं उसके थ्रू जो है वो अंदर की तरफ आ गया, तो इनसाइड क्या हो जाता है, इनसाइड थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करता है, और वो कितना होता है, वो होता है -55 मिलीवोल्ट।
ठीक है, -55 मिली वोल्ट ही वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बारे में भी हमने एक्शन पोटेंशियल का जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि थ्रेशोल्ड लेवल क्या करते हैं कि उस वो लेवल होता है कि जिसके पास जो है वो न्यूरॉन डिटरमाइन करता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या करवाते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो ये जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर -55 मिली वोल्ट से थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जो ग्रेडेड पोटेंशियल है वो जो है वो स्टार्ट नहीं होगा और फर्दर जो है वो इन एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसके अलावा दो टर्म्स यूज होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव आयन इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि इनसाइड जो है वो -70 मिली वोल्ट से जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होती है हाइपर पोलराइजेशन। और जो डीपोलराइजेशन है उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से उसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ओके, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से जनरेट होता है ये फिर एक रिव्यू है। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से जनरेट होता है और अभी भी हमने बात की कि कौन कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से जनरेट होता है। तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा इसका फास्ट रिव्यू लेंगे। एक्शन पोटेंशियल जो है वो रैपिडली ऑक्यूरिंग इवेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है उसे रिवर्स करते हैं। मींस अगर मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव से उसे नेगेटिव करते हैं। और ये करने का पर्पस क्या होता है, ये करने का पर्पस होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज कन्वे होने के बाद जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट, और ब्रेन जो है वो उसको इफेक्टर तक जब ट्रांसफ़र कर दे तो न्यूरॉन क्या करें, फिर अपना फंक्शन जो है वो स्टॉप कर दें। ठीक है, ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटाशियम चैनल जो है वो सीक्वेंसली ओपन होते हैं। ठीक है, मींस अगर डीपोलराइजेशन परफॉर्म करवाना है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, और अगर रीपोलराइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो फिर क्या होता है, पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं। ठीक है, दूसरी ये बात जो हमने पहले भी की थी कि न्यूरॉन्स जो है वो एक जो है वो प्रोसेस पर काम करते हैं जिसे कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। ठीक है, ऑल और नन प्रिंसिपल किसे कहते हैं कि स्टिमुलस ऐसा होना चाहिए कि उसका एक लेवल हो, उसका एक थ्रेशोल्ड हो। अगर उसका थ्रेशोल्ड लेवल होगा तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और अगर उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो नहीं होगा तो फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इवन इतना भी कि अगर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा लार्जर जो है वो इम्पल्स क्रिएट करे। तो एक स्पेसिफिक टाइप का जो हमने बात की कि ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो -55 मिली वोल्ट होनी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड लेवल है -55 मिली वोल्ट होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अदरवाइज अगर -60 मिली वोल्ट हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, या फिर अगर -40 -35 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड लेवल हुआ तो भी ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए तो भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी इम्पल्स जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं करती। उसमें हम उसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो डायग्राम है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डायग्राम है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो इनसाइड जो है वो नेगेटिव होती है और आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी कंसनट्रेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, कि सोडियम जो है वो आउटसाइड की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसके लिए यूनिट यूज़ होता है जिसे कहते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सोडियम जो है वो उसकी कंसनट्रेशन कितनी होती है, सोडियम जो है वो 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट होता है, और जो पोटाशियम है वो भी कितना प्रेजेंट होता है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसी तरह से जो सोडियम है
वो भी कुछ क्वांटिटी में इनसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जो है वो कम होती है। वो कितनी होती है? 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इनसाइड जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन कितनी होती है? वो होती है 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये डिफरेंट बुक्स से थोड़ी से जो है वो थोड़ा सा इनमें स्लाइटली चेंज होता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ओके, तो ये सेल जो है वो किस कंडीशन में है? कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब चेंज करना है तो फिर क्या होगा कि जो सोडियम है, सोडियम क्या करेंगी? सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इनसाइड जो है वो ट्रांसफर होंगे। इनसाइड ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा? इनसाइड मोर पॉजिटिव होगा, और इनसाइड मोर पॉजिटिव होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है वो इवेंट्स एक ग्राफ के थ्रू जो है वो इवेंट दिखाएं। ये जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -55 मिली वॉल्ट लिखा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडेड पोटेंशियल, जो कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है कि अगर थोड़ा सा जो डेंड्राइट्स है उसका इनसाइड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, कितना? -55 मिली वॉल्ट, तो फिर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल फर्दर जो है वो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। अब क्या हो रहा है? ये डीपोलराइजेशन की फेस में क्या दिखाया हुआ है कि सोडियम जो है वो इनसाइड कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते जा रहे हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो इनसाइड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या करती है? और वो जो है वो इनसाइड जो क्या हो जाता है? इनसाइड -70 मिली वोल्ट से कहाँ तक रीच करता है? कहाँ तक पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है +30 प्लस जो है वो 35, ठीक है, +30, और उसके ऊपर जो है वो फर्दर ट्रांसफर होगा। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इट्स मीन के एक्सॉन के पूरे एक एक्सॉन का जो पोर्शन है, पूरे एक्सॉन की तरफ जो है वो ये मैसेज जो है वो कन्वे होगा, टर्मिनल्स तक पहुंचेगा। ठीक है, और टर्मिनल से जब वो केमिकल रिलीज होगा, जिसे कहते हैं एसिटिल कोलिन, वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन है वो वापस किस कंडीशन में आ जाएगा? वो फिर रीपोलराइजिंग फेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीपोलराइजिंग फेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ शो किया हुआ है। फिर वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा -70 मिली वोल्ट तक। लेकिन अब क्या होगा? -70 मिली वोल्ट मीन्स रीपोलराइजेशन के लिए क्या होना जरूरी है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम चैनल्स जैसे ही ओपन हुए, सोडियम इनसाइड ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सोडियम के जो गेट्स हैं, चैनल्स हैं, वो इनएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर कंटिन्यूअसली क्या होता है? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन रहते हैं, और सोडियम चैनल्स जो है वो रेस्ट में चले जाते हैं। पोटाशियम चैनल्स क्योंकि ओपन रहते हैं, तो पोटाशियम जो है वो आउटसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इनसाइड जो है वो इनसाइड मोर नेगेटिव जो है वो होती जाती है। कभी कभार क्या होता है? कुछ कंडीशंस में जो है वो इनसाइड पोटाशियम चैनल्स के ओपन रहने की वजह से इनसाइड क्या हो जाती है? -70 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसके लिए मैंने कहा था कि अगर इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाए तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं हाइपर पोलराइजिंग फेस। ठीक है, तो -70 मिली वोल्ट से जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पर एक एक्सॉन के थ्रू भी जो है वो ये मैसेज, ये जो है वो एक्सॉन की डायग्राम है, यहाँ से किस तरह से जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट होगी, -55 मिली वोल्ट इस एक्सॉन से ट्रांसफर होंगे और इन टर्मिनल्स की तरफ आएंगे, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो मैसेज कन्वे करेंगे, और उसके बाद ये न्यूरॉन वापस किस कंडीशन में आ जाएगा? ये वापस जो है वो रीपोलराइजिंग कंडीशन में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो जो है वो टर्म्स शो की हुई हैं कि जहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और वोल्टेज पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो रहे हैं, और सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेट हो रहे हैं। मींस जो एक्टिवेट होने से इनएक्टिवेट तक, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं और जो सोडियम चैनल्स हैं वो रेस्टिंग स्टेट में जा रहे हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसको हम फर्दर जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन हमने बात की अभी
कि क्या होता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन जो है वो सोडियम आयन चैनल्स इनसाइड ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड मोर पॉजिटिव होने की वजह से मैसेज जो है वो न्यूरॉन से फर्दर कन्वे होता है। ठीक है, ये जो है वो डीपोलराइजेशन के इवेंट्स हैं। वैसे बार बार मैंने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कोई भी फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस आ रहा है तो फिर क्या होगा, वो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करेगा। कहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं या कभी कभार सेल बॉडीज भी जो है वो वहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जो ग्रेडेड पोटेंशियल है वो स्टार्ट हो जाती है। और ग्रेडेड पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, -55 मिली वोल्ट। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब ये वो थ्रेशोल्ड लेवल है कि फर्दर एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर होगा। अगर -55 मिली वोल्ट से कम या ज़्यादा जो है वो हुआ तो फिर क्या होगा, फर्दर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल अक्वायर हो जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो इनसाइड ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनसाइड। अदरवाइज जब हमने रेस्टिंग कंडीशन में पढ़ा था तो जो इनएक्टिवेशन गेट चैनल जो है वो ओपन होते हैं और एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज होते हैं सोडियम के। ठीक है, लेकिन जब थ्रेशोल्ड लेवल पर जो है वो पहुंच जाता है, ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो सोडियम के इनएक्टिवेशन गेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो सोडियम के एक्टिवेशन चैनल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम को इनसाइड ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिव हो जाता है, जिससे कहते हैं प्लस जो कौन सी वोल्टेज होती है, जिसे कहते हैं +35 मिली वोल्ट, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स है। उसके बाद जब ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो जाता है और नेक्स्ट न्यूरॉन तक मैसेज कन्वे होता है, तो फिर कौन सी स्टेज आती है, उस स्टेज को कहते हैं रीपोलराइजिंग फेस। ठीक है, रीपोलराइजिंग फेस में जो है वो क्या कंडीशन होती है न्यूरॉन की या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं, क्योंकि उनको पोटाशियम को जो है वो आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, और जो सोडियम आयन्स हैं वो इनसाइड डिफ्यूज़ होना स्टॉप हो जाते हैं और पोटाशियम आयन्स जो है वो आउटर साइड पर जो है वो डिफ्यूज़ होते रहते हैं, जो क्या परफॉर्म करवाते हैं, जो रीपोलराइजेशन जो है वो ऑकर करवाते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कब इस्टेब्लिश होती है, जब पोटाशियम चैनल्स जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, पोटाशियम चैनल्स भी क्लोज हो गए और वापस क्या हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को जो है वो हम इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और रीपोलराइजेशन है उसमें भी जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि जो रीपोलराइजेशन है उसमें क्या होता है कि पोटाशियम चैनल्स जो है वो क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं। ठीक है, रीपोलराइजेशन में। लेकिन अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो भी जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये भी एक डायग्राम है जो किसको शो कर रही है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पूरे के पूरे जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है उसके इवेंट्स को जो है वो शो कर रही है। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोकल पोटेंशियल यहाँ पर किसको जो है वो शो किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहते हैं -55 मिली वोल्ट। -55 मिली वोल्ट जो है वो कौन सा जो है वो लेवल है, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल जब अक्वायर हो जाएगा तो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम इनसाइड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन जब फर्दर मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होगा, तो इस न्यूरॉन को क्या करना है, वापस जो है वो -70 मिली वोल्ट की कंडीशन में आना है। तो रीपोलराइजेशन किस तरह से ऑकर होती है कि सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम जो है वो आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और आखिर वो कौन से लेवल पर पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि फिर वो क्या हो जाता है कि कोई भी आयन इनसाइड और आउटसाइड की तरफ जो है वो जाने की वजह, ट्रांसफ़र होने की वजह से जो है वो जो ये -70 मिली वोल्ट वोल्टेज में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, और मैंने आपको ये इवेंट बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाता है,
क्योंकि पोटाशियम चैनल्स जो है वो स्टिल ओपन रहते हैं। पोटाशियम ज़्यादा ट्रांसफ़र होने की वजह से आउटसाइड की तरफ क्या हो जाता है, इनसाइड जो है वो रीपोलराइजेशन से ज़्यादा जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस डायग्राम में जो थी दो टर्म्स यूज़ हो रही थी जिन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम किसे कहते हैं? ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई और स्टिमुलस उस न्यूरॉन को जो है वो मिल रहा है, कन्वे हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वो न्यूरॉन जो है वो उसी वक्त सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं करेगा जब तक वो क्या नहीं कर लेता, जब तक जो है वो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल को जो है वो कंप्लीट नहीं कर देता। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड को जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। सिंपली हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दूसरा स्टिमुलस जो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो स्ट्रॉन्गर कितना है कि वो क्या कर सकता है, वो -55 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा जो है वो जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ पर जो है उनको मोर पॉजिटिव कर सकता है। तो फिर क्या वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो क्या है वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, इवन अगर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस भी जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कन्वे नहीं होगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर थ्रेशोल्ड जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा अगर जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल हुआ, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, कौन से इवेंट्स हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा था कि जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे थे, ओके, और उसके बाद जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स भी ओपन हो रहे थे, लेकिन सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिवेट हो रहे थे। इस पीरियड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं कि जब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो स्टिल ओपन रहते हैं, लेकिन जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, वो मतलब फर्दर कोई भी सोडियम आयंस को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। तो इसमें भी क्या होता है कि इवन अगर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस है जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स का ज़रूरी है कि वो वापस क्या जाएं, वापस अपनी उसी कंडीशन में जो है वो वापस उसी कंडीशन में जो है वो ओपन हो। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के ड्यूरिंग क्या हो रहा है कि वो क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। वो तब तो इस वजह से जब तक वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते तो क्या होगा, वो जो है वो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो है वो क्या होता है कि जो सुप्रा थ्रेशोल्ड है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट कर सकता है। वो किस तरह से कि क्योंकि पोटाशियम चैनल्स जो है वो स्टिल ओपन होते हैं, बट सोडियम चैनल्स जो है वो क्लोज हो चुके होते हैं। तो अगर क्योंकि वो क्लोज हो चुके होते हैं, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस जो है वो आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये इवेंट जो है वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो सकता है कि सोडियम चैनल्स जो है वो दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो के सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो और फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र हो। इस तरह से जो न्यूरॉन है वो जो नर्व इम्पल्स को जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से जो है वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज जो है वो जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि न्यूरॉन्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक के ऊपर जो है वो कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो माइलिन शीट होती है, ठीक है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्म्ड होती है, और कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो विदाउट माइलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो उनकी जो कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, उन्हें कहा जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ओके, उन्हें क्या कहा जाता है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो जो कंडक्शन कर रहे हैं, मतलब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा रहे हैं, उसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन में जो है वो
क्या डिफरेंस है। सॉल्टेटरी कंडक्शन, जैसे कि आपको पता है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फास्टली जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, और जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्लोली जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो सॉल्टेटरी कंडक्शन है, ठीक है, जो मिडल का न्यूरॉन के मिडल में गैप्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनेवर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हायर क्वांटिटी में जो है वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि एक जो नोड ऑफ रेनेवर है, वहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है, वहाँ के चैनल्स ओपन होकर वो क्या करते हैं, जो सेकंड नोड ऑफ रेनेवर है वहाँ के चैनल्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ के चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं। लाइक अगर सोडियम के चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो सोडियम इनसाइड ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनको जो है वो पूरे जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करता है, जंप अप करके जो है वो एक नोड ऑफ रेनिवर से दूसरे नोड ऑफ रेनिवर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से जो है वो एक्शन पोटेंशियल फास्टली जनरेट होता है। अदरवाइज कंटिन्यूस कंडक्शन में जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स है उसमें जो है वो कोई भी माइलिनेशन नहीं होती, नोड्स ऑफ रेनिवर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, मतलब उसकी कोई भी कवरिंग नहीं होती। तो उसको क्या करना होता है, पूरी की पूरी जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे एक्सोलीमा भी कहते हैं, ठीक है, उन पूरी की पूरी एक्सोलीमा को जो है वो क्रॉस करना होता है। इस वजह से जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जो है वो स्लोली जनरेट करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से सोडियम जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पूरे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सोडियम जो है वो इनसाइड ट्रांसफ़र हो रहा है, और नोड्स ऑफ रेनिवर के थ्रू वन नोड ऑफ रेनिवर से सेकंड नोड ऑफ रेनिवर की तरफ, और वो फिर जो है वो टर्मिनल्स की तरफ वो मैसेज कन्वे होगा, और उसके बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल इस तरह से प्रोपगेट होगा, ट्रांसफ़र होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।